फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही अहम अपडेट्स लेकर के आए हैं। आज जो है AEDO यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए कुल 935 सीटों पर वैकेंसी निकाल दी गई है। आज इसका विज्ञापन BPSC के द्वारा जारी कर दिया गया है। खासकर जो TRE 4 के लिए इंतजार में बैठे थे उनके लिए भी यह सुनहरा अवसर है। इससे पूर्व में ही कैबिनेट ने पास किया था सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का पद, जिसमें 935 नए पद सृजित किए गए हैं। ये पद जो है लेवल 5 के वेतनमान का पद है। लेवल 5 का वेतनमान का पद है। हर प्रखंड स्तर पर इसकी बहाली होनी है। आइए हम संपूर्ण डिटेल्स को एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कुल पद है 935 और 36 जो महिला आरक्षण है उसमें 35% के हिसाब से 319 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अर्थात महिलाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है अधिकारी बनने का। 935 पदों में से अनारक्षित 374 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी EWS के लिए 93 है। अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 150 सीट है। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 10 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए 168 है। पिछड़ा वर्ग BC के लिए 112 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 सीट है। इस प्रकार जो टोटल आरक्षण है आपको उसमें सभी में से 35% आरक्षण महिलाओं को देना है। और याद रखिएगा जो बचे हुए अनारक्षित सीट रहेंगे उसमें भी उस बचे हुए सीटों का 40% जो है वो इसमें TRE 4 में लागू होना है और ये इसमें लागू नहीं होगा। अनारक्षित सीटों का जो बचेंगे उस पर पूरे इंडिया से इसमें फॉर्म लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं कि ये टोटल तो 935 पद हो गए, जिसमें से अलग अलग वर्गों के लिए कितने सीट आरक्षित है वो हो गए। अब इसके लिए जो है जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक हो या स्नातक के समक्ष हो। स्नातक के समक्ष का अर्थ ये है कि अगर कोई BA BSc B.Ed किए हैं, BA BSc या BCom है, उसके अतिरिक्त अगर कोई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है या फिर अगर कोई उर्दू से जो है मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से आलिम पास हैं तो वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसका वेतन स्तर लेवल 5 है। जो मूल वेतन बनेगा वो 29,200 रुपया बनेगा। आयु सीमा जो निर्धारित की गई है कि 1/8/2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। 1/8/2025 को न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। एवं अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़े और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला और अनारक्षित महिला सभी के लिए 40 वर्ष होना चाहिए और अनुसूचित जाति जनजाति के महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा अधिकतम है। याद रखिएगा सभी कोटि के लिए न्यूनतम आयु वर्ग सीमा कितना है? 1/8/2025 को 21 वर्ष की आयु को पार होना चाहिए। 21 वर्ष आयु कंप्लीट हो जाए और अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष। अब एक प्रश्न बनेगा कि EWS पुरुष के लिए, तो EWS कैटेगरी के पुरुष के लिए भी जो आयु सीमा होगा वो 37 वर्ष ही होगा। 37 वर्ष से अधिक उम्र के EWS कैटेगरी के पुरुष भी एलिजिबल नहीं होंगे। आगे पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि यह जो आयु सीमा में छूट जो है, बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा की छूट का दावा करने की स्थिति में समक्ष प्राधिकार का निर्गत पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि आयु सीमा न्यूनतम और अधिकतम कितनी होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के होंगे। इसमें प्रश्न जो होंगे वो पहला जो PT एग्ज़ाम्स होगा वो PT एग्ज़ाम्स के पश्चात मेंस एग्ज़ाम्स, और इसमें जो है साक्षात्कार नहीं होंगे यानी इंटरव्यू का एग्ज़ाम जो है इसमें नहीं होगा। चयन की प्रक्रिया क्या है कि विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्त होने वाले सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार इसमें नहीं होगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विज्ञापन 2007 के अनुसार जो है क्या है कि अगर ये शामिल उम्मीदवारों को 40% पिछड़ा वर्ग, उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो कितना रखा गया है, तो अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% मार्क्स लाना होगा।
जो सामान्य वर्ग के यानी जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, पासिंग मार्क्स कितना लाना होगा 40%। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए यानी ईबीसी के लिए 34% है। और SC ST और जो दिव्यांग हैं उन सभी के लिए तथा महिला, जितने भी महिला है चाहे वो अनारक्षित हो आरक्षित हो, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 32% मार्क्स लाना होगा तो वो पास कर पाएंगे अगले एग्ज़ाम्स के लिए। आगे है कि सामान्य परीक्षा जो है वो 3 ये पर होगा यानी 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। भाषा का एग्ज़ाम्स होगा सबसे पहला जो 100 अंकों का प्रश्न होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का। और क्वालिफाइंग होने के लिए यानी आगे जो सामान्य अध्ययन का पेपर है उसको चेकिंग के लिए आपको 30% भाषा में लाने होंगे, यानी हिंदी और अंग्रेजी, जिसमें से अंग्रेजी 30 अंक का होगा और हिंदी 70 अंक के होंगे। तो इस 100 में से आपको 30 मार्क्स गेन करना होगा। जो 30 मार्क्स ला पाएंगे उन्हें ही अगला पेपर के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। दूसरा पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। दूसरा पेपर किसका होगा? सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का पेपर होगा, जो वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए भी 2 घंटे का समय निर्धारित होगा और 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो तीसरा पेपर होगा वो जनरल एप्टीट्यूड का होगा और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 घंटे का 100 नंबर का होगा। और जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और 1/3 निगेटिव है, यानी 33% निगेटिव है। 3 गलत होने पर 1 सही में से उत्तर काट लिए जाएंगे। 3 गलत होने पर 1 सही में से उत्तर काट लिए जाएंगे, अर्थात निगेटिव मार्किंग एग्जाम में लागू होगा। सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, अर्थात अंग्रेजी या सामान्य हिंदी में से अलग अलग न्यूनतम अंक होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने पर अभ्यर्थी को, यानी उसका, अगर आपको, हम पहले ही कहें कि भाषा के पेपर में अगर आपको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका अगला पेपर चेक नहीं किया जाएगा। आपको कम से कम 30% दोनों में लाना होगा, यानी 30%, 30 नंबर में से भी 30 का 30% अगर आप करते हैं तो आपको जो है वहाँ पर, यानी 9 नंबर आपको अंग्रेजी में से लाने होंगे और आपको 21 नंबर हिंदी में से लाने होंगे। तो जाकर के आपको जो है अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर के जब 30 नंबर होंगे फिर आपका अगला विषय चेक किया जाएगा। अब जो पाठ्यक्रम है वो क्या क्या है? सामान्य भाषा में जो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी भाषा संबंधी प्रयोग को समझदारी की जांच की जा सके, तो यानी सामान्य हिंदी से रहेंगे प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी से रहेंगे। उसके बाद जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे उसमें क्या क्या रहेगा, ध्यान से देखिए। तो सामान्य विज्ञान से प्रश्न होंगे, यानी जनरल साइंस होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी आप जिसे करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं उससे प्रश्न रहेगा। भारत का इतिहास का प्रश्न होगा, उसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत सभी का इतिहास होंगे। बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं होगा। फिर उसके बाद सामान्य भूगोल होंगे, बिहार के प्रमुख भौगोलिक भाग और भारत की प्रमुख नदियां से प्रश्न रहेगा। भारत की राज्य व्यवस्था से प्रश्न रहेगा, आर्थिक व्यवस्था से प्रश्न की जाएगी और आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था प्रमुख परिवर्तन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप जानते ही हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो बीपीएससी का मुख्य केंद्र बिंदु रहता है। बीपीएससी में सबसे ज़्यादा प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे सामान्य अध्ययन के सिलेबस हैं। अब उसके बाद है सामान्य योग्यता। सामान्य योग्यता में क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड के जो प्रश्न होंगे, जिसमें जो मैथ के हैं संख्या पद्धति से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच पारस्परिक संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, सादृश्य समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, सामान्य समस्या समाधान, विश्लेषण, ये सारे जो है इसमें से प्रश्न रहेंगे, अंकगणितीय प्रश्न रहेंगे। तो ये जनरल एप्टीट्यूड के 100 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन दिए गए दावा के अनुसार वांछित जो प्रमाण पत्र है उसके मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। और उसके बाद जो मेधा सूची तैयार होगा तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में जो सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। और फिर है कि लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में
उम्र और उस उम्र की समानता होने की देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम के उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था है ऊपर में बताई गया है। आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा जो बिहार के निवासी होंगे, यानी बिहार के पास अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र होगा और उसका जाति प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए, एवं जो पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, पिछड़े वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे, उनका क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। NCL अगर उनका नहीं बना होगा तो फिर उनका वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसी प्रकार जो इसके प्रमाण EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, उन्हें EWS प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। अगर EWS प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो फिर वो आरक्षण के लाभ से वंचित रहेंगे। आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिला है, उनकी जाति जो है और निवास जाति और अस्थायी निवास, फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, पति के नाम का नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है कि जो शादी विवाहित महिला है उनका जो जाति प्रमाण पत्र है और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है वह उनके पिता के एड्रेस का होना चाहिए, पति के एड्रेस का नहीं होना चाहिए। किनके एड्रेस का होना चाहिए? पिता के एड्रेस का होना चाहिए, फिर उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण कोटि का जो कोड है वो दिया गया है। UR के लिए 01 है, SC के लिए 02, ST के लिए 03, EBC के लिए 04, BC के लिए 05 है और जो BCL है यानी पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनके लिए 06 है और EWS के लिए 07 है। आगे है कि सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 8962 और दिनांक जो 21/5/2025 के आलोक में बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को ही क्षैतिज जो ये आरक्षण मिलना है वो 4% क्षैतिज आरक्षण, यानी जिस कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी रहेंगे उनका आरक्षण मिलेगा 4%। और उनका जो है 4% जो आरक्षण का दावा वही करेंगे दिव्यांग कोटि के जिनका 40% कम से कम दिव्यांगता होना चाहिए और प्रमाण पत्र जो है सिविल सर्जन ऑफिसर या CMO द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए। याद रखिएगा 40% से कम दिव्यांगता वाले को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। ये फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है पूर्णतः ये ऑनलाइन है और ऑनलाइन सारा फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरते के दिन जो है सारी जानकारी आपको सही भरनी है। आयोग को दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर उसको देना पड़ेगा। उसमें क्या क्या देना है तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको जन्म तिथि साक्ष्य के लिए देना है, स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र देना है, स्नातक या समकक्ष का अंक प्रमाण पत्र देना है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना है और उसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र देना है। और जो EWS का आरक्षण लेंगे उनके लिए आरक्षण EWS प्रमाण पत्र देना है। EWS प्रमाण पत्र जो है CO द्वारा निर्गत किया गया होना चाहिए। एवं जो दिव्यांगता होंगे उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा तथा जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नातनी नतनी होंगे उन्हें फिर उसका प्रमाण पत्र देना होगा। पहचान पत्र फोटोयुक्त जैसा कि आवेदन में दावा किया गया हो, हाल ही का खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का 4 फोटो लगेगा। निम्नलिखित परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन की प्रति के लिए। और आवेदन की जो शुरुआत होनी है यह आप सभी जानते हैं कि आवेदन की शुरुआत कितनी है 27 अगस्त 2025 से होकर के और अंतिम तिथि कितनी है 26/9/2025 तक आवेदन भरे जाने हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन के पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। यानी जो अपना आधार नंबर देंगे उन्हें 200 रुपये नहीं देना होगा, जो आधार नंबर नहीं देंगे उन्हें 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में देना पड़ेगा। इस प्रकार जो आवेदन है, आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से जो है ऑनलाइन है। आप BPSC के वेबसाइट पर जा कर के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के पश्चात जो है आपको पूरा फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करके छोड़ देना है और पूरी सामान्य जानकारी पता और जितनी भी जानकारी है आपका जो भी ये डॉक्यूमेंट है अपलोड करके फॉर्म सबमिट करके आपको पेमेंट कर देना है। और इस प्रकार आपका जब फॉर्म फिल हो जाएगा फिर आपको परीक्षा से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड को जो है आप डाउनलोड करके आप परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। इस प्रकार दोस्तों ये सारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेट